अच्छा, हम बात कर रहे थे 2.5 पे, द हायर ऑफ स्पेशल टूल, ये तो हमने कर लिया था और हमने कहा था कि ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और ऊपर वाले दो में हमने अभी डील नहीं किया था, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ऊपर वाले दो से इनडायरेक्ट है, लेकिन मैंने कहा था कि एक लेबर से रिलेटेड और एक डेप्रिसिएशन से इसको मिस कराओ, ठीक है। 2.6 पे आओ। वो कह रहा है अ कंपनी हैज टू पे अ रॉयल्टी ऑफ $1 पर यूनिट टू द डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है जिसका डिजाइनर को हम ना रॉयल्टी दे रहे हैं, ठीक है, कितनी, $1 पर यूनिट, विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स। हाउ वुड द रॉयल्टी चार्ज बी क्लासिफाइड इन कंपनीज अकाउंट। मुझे बताओ रॉयल्टी जो है इन चारों में से किसका पार्ट है। रॉयल्टी किसी का नाम यूज करके पैसे देके किसी का नाम यूज करना, किसका पार्ट है, सब बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, बिल्कुल ठीक बोला सबने, ठीक है। ए आंसर होगा। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स माइट बी सुटेबल कॉस्ट यूनिट। अच्छा ये वाला भी छोड़ दो, जो कॉस्ट यूनिट की एग्जांपल पूछे उसमें नहीं जाना अभी, ये मैं अलग से बताऊंगा क्या करना है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर। वो कह रहा है इसमें से इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है। अब इनडायरेक्ट लेबर में आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि बिजनेस कौन सा है, और फिर आपने ये देखना है, बिजनेस देखने के बाद आपने ये देखना है कि क्या ये बंदा जो ये इस बिजनेस में काम कर रहा है, क्या वो उसकी डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है। पहला देखो, वो कह रहा है मशीन ऑपरेटर्स इन द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन्स। देखो पहले में वो कह रहा है कि वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के अंदर मशीन ऑपरेटर जो खुद मशीन ऑपरेट कर रहे हैं वो तो प्रोडक्शन में है। जरा गौर से बताना क्या ऑप्शन होगा जरा। अ स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर, इसका मतलब ये कि असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है फैक्ट्री स्टोर में, तो ये आपका इनडायरेक्ट लेबर है। आगे प्लम्बर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेन पार्ट है प्लम्बर। और टीम ऑफ इंस्पेक्टर इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। अच्छा ये वाला भी देख लो, जो डी है। हाँ तो बिल्कुल नूर ऐसे ये बी ही आंसर होगा, लेकिन डी भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप कभी आपको बोले ना ऐसी लेबर या ऐसे बंदे या ऐसे इंस्पेक्टर्स हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, मतलब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, तो आपने उन उस लेबर को डायरेक्ट लेबर कंसीडर करना है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के फैक्ट्री के अंदर ही होते हैं। जब बनता है माल उसके बाद वो देखते हैं कि सही बना या नहीं, तो वो डायरेक्ट लेबर ही है, वो हेल्पिंग नहीं और डायरेक्ट लेबर का पार्ट है, क्योंकि उसके बगैर प्रोडक्ट तैयार नहीं है। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट आप आगे नहीं लॉन्च कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है फैक्ट्री के अंदर वो भी डायरेक्ट, उसकी लेवल भी डायरेक्ट ही होती है। तो बी इसका आंसर है, स्टोर असिस्टेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोगों ने अगर लेक्चर वगैरह देखा है, जिन्होंने लेक्चर देखा है वो वाला कॉस्ट बिहेवियर का, मुझे बताओ, वैसे बताओ ये ग्राफ जो सामने बना हुआ है, टेबल ग्राफ बना हुआ है, सॉरी, ये किसका ग्राफ है, बताओ। सब बताओ, सब बताओ, जिन्होंने लेक्चर देखा है या जिनको पता है ये किसका ग्राफ है। नूर बिल्कुल आपने ठीक बताया, बाकी बताओ, बाकी बाकी स्टूडेंट्स बताओ। मुझे ऑप्शंस ना बताओ, बस मुझे ये बताओ ग्राफ किसका है, ऑप्शन तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तैमूर आपने लेक्चर देखा था मेरा फोर्स बिहेवियर का। हाँ तो वेरिएबल कैसे हो सकता है, ये वेरिएबल नहीं है। लेक्चर मेरा तैमूर आपने देखना, मैंने सेंड किया था लेक्चर आपको, आपने लेक्चर अगर नहीं देखा, वो अभी भी नहीं खुला, तो मैंने वही तो कल आपको मैसेज किया था तैमूर, यही तो मैसेज किया था कि मैंने वेबसाइट पे सारे लेक्चर चढ़ा दिए हुए हैं। मैंने आपके ऑडियो जो भेजा है कल जून बैच, जो आप लोगों के ग्रुप में भेजा है, उस ग्रुप के अंदर मैंने यही तो ऑडियो भेजा था कि आप उस वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन करके आप लेक्चर्स को एक्सेस कर लो। आपको कोई जरूरत नहीं है ड्राइव पे लिंक खुल रहा है नहीं खुल रहा, वहां से वैसे भी मैंने खत्म कर दिया, अब खुलेगा भी नहीं। अब वहां पे जाके आपको वेबसाइट पे ही चेक करना है, वेबसाइट पे आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल बना के ना, अगर कोई इशू आता है तो मैं एक वीडियो उस पर बना देता हूँ और वो भी यूट्यूब पे मैं लगा दूंगा और आपको लिंक सेंड कर दूंगा कि किस तरह जाके आपने वहाँ पे ऑपरेट करना है, किस तरह आपने वहाँ पे जाके लेक्चर्स देने हैं, ठीक है। अच्छा हैरी, ये ग्राफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, सेमी वेरिएबल को प्यार से सेमी फिक्स भी बोलते हैं, और ज्यादा प्यार आ रहा हो तो मिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तमूर मैंने वहां से ड्राइव से डिलीट कर दिए थे लेक्चर्स, क्योंकि अब मैं वहां ले आया हूँ लेक्चर्स वेबसाइट पे, इस वजह से, ठीक है। तो वो मैं आपको अब आपका अब वहीं पे पोर्टल बनेगा, वहीं पे आपको लेक्चर्स मिला करेंगे वेबसाइट पे।
तो ये ग्राफ सेमी वेरिएबल का, अब वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ग्राफ कोरस्पॉन्ड, मतलब वो एक किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं और वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी सेमी वेरिएबल की एग्जांपल है। पहला, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेड अप ऑफ स्टैंडिंग चार्ज एंड अ वेरिएबल चार्ज। देखो मैंने आपको वहां पे एग्जांपल में बताया था, एग्जांपल में ही बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई जो तुम लोगों के पास क्या कहते हैं, जितने भी बिल्स होते हैं ना, कमर्शियल बिल्स होते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इसके अंदर ना एक कनेक्शन चार्ज होता है जिसको उसने स्टैंडिंग चार्ज बोला है। स्टैंडिंग चार्ज बोल लो, फिक्स चार्ज बोल लो, लाइन चार्ज बोल लो, कनेक्शन चार्ज बोल लो। एक वो होता है जो कि फिक्स होता है, और दूसरा होता है डिपेंडिंग अपॉन यूजेज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज्यादा यूज की उतना बिल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, नहीं नहीं नोट पूरा का पूरा फिक्स नहीं होता। वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल मेड अप ऑफ स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग चार्ज फिक्स होता है जो कि आना ही आना है, प्लस वेरिएबल चार्ज। डिपेंडिंग वेरिएबल चार्ज का मतलब जितना तुम लोगों ने यूज किया है। अब इस बिल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, एक फिक्स है एक वेरिएबल है, तो बताओ नूर क्या ये सेमी वेरिएबल का होगा? नूर वाईफाई का होता है, वाईफाई का होता है, बिल्कुल उसका भी होता है, और एक दूसरा इसका भी होता है, क्या कहते हैं, टेलीफोन का भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल अगर आप देखो तो एक स्टैंडिंग चार्ज होता है, ठीक है, कनेक्शन लाइन चार्ज होते हैं, ठीक है। सही है नूर। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल के अंदर जो चार्जेस हैं वो फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं, तो वो क्या कहते हैं सेमी वेरिएबल होंगे। आगे कह रहा है बोनस पेमेंट टू एम्प्लॉइज। देखो बोनस तो वेरिएबल है। बोनस इज व्हाट? बोनस इज लाइक इफ यू आर गोइंग टू सेल द अमाउंट द यूनिट्स मोर देन द टारगेट, तो जितने ज्यादा यूनिट्स बेचोगे उतने ज्यादा बोनस, जितना कम बेचोगे इतना कम, अगर नहीं बेचोगे तो कोई बोनस नहीं, ऐसा ही है ना। तो ये सेमी वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्स कमीशन भी वेरिएबल है, वही यूनिट ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा, नहीं तो नहीं। बल्क डिस्काउंट ऑन परचेजेस, द डिस्काउंट, ये भी वेरिएबल की फॉर्म, ये बेसिकली ना आता है स्टेप फिक्स के लिए आ जाता है बल्क डिस्काउंट, लेकिन क्या कहते हैं, आप लोग इसको छोड़ो, आप लोग इसको फिलहाल वेरिएबल ही कंसीडर करो। क्यों? जितने ज्यादा यूनिट्स लोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा, जितने कम यूनिट्स लोगे उतना कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ग्राफ के हिसाब से वो पूछा कि ये वाला ग्राफ किसका हो सकता है, तो हमने देखना कि ये ग्राफ किसके सेमी वेरिएबल का है, तो एग्जांपल भी सेमी वेरिएबल की उठानी है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। अच्छा, एक क्या कहते हैं इसके आगे ना एक, ये ग्राफ्स आप लोगों के पास चार गिवन है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स सुपरवाइजर सैलरी वेयर वन सुपरवाइजर इज नीडेड फॉर एवरी 5 एम्प्लॉइज एडेड टू द स्टाफ। ये जो, पहले मैं तुम लोगों को ना ये लाइन समझाता हूँ। फैक्ट्री सुपरवाइजर को, अगर तुम लोगों ने पूरी फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, उसको तुम लोग फिक्स पे करते हो 50,000 रुपए, उसके अलावा ना तुम उसे कुछ और पे कर रहे हो, कुछ भी नहीं, बस 50,000 देते हो महीने का, बस टोटली 50,000, ये है फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल बड़ी है, इस केस में तो अगर सिर्फ 50,000 दे रहे हो, कोई उसके अंदर कोई ऐसा कोई सीन नहीं, कुछ कोई सीन नहीं है कि उसकी एम्प्लॉय की लिमिट है, तो फिर तो फिक्स है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों ने सुपरवाइजर हायर किया और तुम लोगों ने कहा हमारी फैक्ट्री में जो एक सुपरवाइजर है ना वो 10 बंदा देखेगा, 10 बंदों को देखेगा, 10 बंदों को मैनेज करेगा, या 5 बंदों को मैनेज करेगा, जैसे सवाल के अंदर वो कह रहा है 5 बंदों को मैनेज करेगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों के बंदे ज्यादा हो जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों के बंदे ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सुपरवाइजर नया लेना पड़ेगा। यानी अगर तुम लोगों ने 50,000 पे एक सुपरवाइजर रखा हुआ है और तुम लोग 5 से 10 बंदे हो गए, तुम लोग एक और सुपरवाइजर रखोगे अगले 5 के लिए, फिर तुम लोग और सुपरवाइजर रखोगे उससे अगले 5 के लिए। क्यों? क्योंकि फिर सुपरवाइजर और उसको भी पैसे दोगे। तो ये कौन सी कॉस्ट है कि पहले फिक्स थी, एक लिमिट खत्म हुई, फिर एकदम से इंक्रीज हो गई, फिर फिक्स, फिर एकदम से लिमिट इंक्रीज हुई, फिर फिक्स। तो जब तुम लोगों के पास एक फैक्ट्री सुपरवाइजर में लिमिट आ जाए ना, तो वो फिक्स से निकल के स्टेप फिक्स में चली जाती है। सेम इज द केस विद रेंट, कि रेंट नॉर्मली फिक्स होता है, लेकिन एक लेवल आता है कि लिमिट खत्म हो जाए, फिर एक और रेंट देना पड़ता है, डबल रेंट हो जाता है, फिर डबल कॉस्ट हो जाती है, लेकिन रहती फिक्स है। फिर ज्यादा हो जाता है जब तुम लोग की मजीद लिमिट खत्म हो जाए, तो फिर ज्यादा एक और फैक्ट्री ले लेते हो रेंट पे, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स मैंने बहुत डीप करके करवाई हुई है लेक्चर्स में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? ग्राफ वन, जो कि तुम लोगों के पास स्टेप फिक्स का ग्राफ, ग्राफ वन, ठीक है। और सब ने बिल्कुल ठीक बताया, सब ने आंसर बता ही दिया साथ साथ, वेरी गुड। ये तुम लोगों ने बताना 2.11 इंतहाई आसान है। तो कह रहा था प्रोडक्शन वर्कर इज पेड द सैलरी ऑफ 650 पर मंथ। एक प्रोडक्शन वर्कर है जिसको सैलरी कितनी दी जा रही है, एक प्रोडक्शन वर्कर है जिसको सैलरी दी जा रही है 650 पर मंथ, 650 रुपए दिए जा रहे हैं एक महीने के।
प्लस एन एक्स्ट्रा 5 cents फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ। कह रहे 650 भी दी जा रही है और साथ हल्का फुल्का जरा मोहब्बत भी दी जा रही है, मतलब ईच यूनिट के बदले 5 सेंट दिए जा रहे हैं। तो कौन सी कॉस्ट है इसकी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। शहजादा तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया यार, भाई इतना चौड़ा दिया। वेरी गुड यार भाई। अच्छा बिल्कुल। ये 2.12 छोड़ो, ये वही सर्विस उससे रिलेटेड है, अपना कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड। अब तुम लोग मुझे इसमें बताओ वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कौन सा है? 2.13 में बताओ वो पूछ रहे वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बताओ। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कौन सा है? नोट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ए है, ग्राफ 1 है। कॉस्ट पर यूनिट तो मैंने पूछा ही नहीं है, टोटल कॉस्ट का पूछा है। टोटल कॉस्ट का पूछा है, नूर ने बहुत अच्छा पढ़ लिया है। अच्छा अगर यहीं पे फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर यूनिट का पूछा होता फिर क्या होता बताओ भाई? अगर वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट का पूछा होता, सब बताओ। अगर वो कहता है वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बताओ, तो फिर तुम लोग बोलते 1, लेकिन अभी टोटल है तो। अच्छा मुझे इसी में बताओ कि अगर वो तुम लोगों से पूछता फिक्स का टोटल, फिक्स का टोटल का ग्राफ कौन सा है, इसी में पूछता अगर बताओ। फिक्स का टोटल का ग्राफ कौन सा है इसमें से? 1। अगर तुम लोगों में से उसमें इसी में से पूछता कि सेमी वेरिएबल के टोटल का ग्राफ किस तरह का है, फिर क्या बताते? गुड। और अगर तुम लोगों में से इसी में से पूछता कि फिक्स की कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कौन सा है इसमें से, तो फिर फिक्स के कॉस्ट पर यूनिट का। फिक्स के कॉस्ट पर यूनिट का। फिक्स के कॉस्ट पर यूनिट का। हाँ भाई शहजादो, वो है ही नहीं इसमें। एसन और दूसरा कौन था ये? 5 जिसने बताया, एक मिनट को जरा, बी बताया जिसने। तैमूर और एसन। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ओह कॉस्ट पर यूनिट का तो ग्राफ ही नहीं है इसमें। ये तो मैंने अभी बस मजाक में कहा था तुम लोगों को। रटे ना मारा करो, अगर नहीं है तो नहीं है बस, ठीक है। अच्छा नहीं तैमूर, बी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कहाँ पे आ गया? बी तो भाई वो तुम लोगों के पास है वेरिएबल कॉस्ट के टोटल का ग्राफ है, और वेरिएबल के टोटल कॉस्ट का ग्राफ के अलावा कोई ऐसा ग्राफ इस तरह नहीं है, ठीक है। ऐसे नीचे नहीं आती, ये देखो शहजादे, ऐसा नहीं है देखो, वो ऐसे होती है, ये देखो। ये फिक्स के टोटल का ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है। और ये जो ये होता है ये वेरिएबल के टोटल का ग्राफ है, ये फिक्स के कॉस्ट पर यूनिट का, सॉरी सॉरी, फिक्स कॉस्ट के कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल कॉस्ट के टोटल का है। सही है, एहसन और तैमूर दोनों ओके है? समझ आ गई? समझ आ गई तो यस लिखो एक मरतबा। तैमूर आप बताओ। अच्छा 2.14 में वो पूछता है कि फिक्स को। अच्छा कोई मसला नहीं यार, जेन से अगर उड़ भी जाए ग्राफ कोई मसला नहीं, रिवाइज करते रहो भैया, कोई इशू हो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है। हर वक्त अवेलेबल हूँ, जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कभी मैं लेट रिप्लाई करूँ ना, तो यार गुस्ताही माफ कर दिया करो यार, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मैनेज कर रहा हूँ मैं इस टाइम। लाइक टोटल में सारे बैचेस मिला के, फिजिकल और सारे मिला के, तो 50+ स्टूडेंट्स मैनेज कर रहा हूँ। तो कभी कभार मैं बिजी होता हूँ, कभी फैमिली टाइम, कभी ये वो। तो अगर कभी लेट रिप्लाई करूँ तो इस चीज का कभी गुस्सा ना किया करो, ठीक है। अगर कर भी लोगे तो आगे तुम लोग समझदार हो। अच्छा 2.14 में वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बताओ, तो वो तुम लोगों ने अभी ऊपर बता दिया मुझे कि ए इसका 1 है, ग्राफ 1 है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तुम लोगों से मैंने पूछ लिया, इसको छोड़ो। अच्छा 2.15 थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे तुम लोगों ने इसमें से बताना है
सेमी वेरिएबल का ग्राफ, सेमी वेरिएबल का ग्राफ बताना है मुझे। सेमी वेरिएबल का ग्राफ में ग्राफ 4 बता रहे हो तुम लोग मुझे, तो ग्राफ 3 किसका है फिर? हाँ भाई, सारे बोलो जो 4 बोल रहे हो, ग्राफ 3 किसका है? हाँ सही है। लेकिन यार तुम लोग ऑप्शन तो देखो जरा, ऑप्शन में तो ग्राफ 3 का ऑप्शन है ही नहीं, फिर क्या करोगे? अगर ऑप्शन में ग्राफ 3 का ऑप्शन है ही नहीं तो क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट है, सीख लो। चैप्टर के अंदर मैंने नहीं बताया हुआ, एक छोटा सा पॉइंट है, सीख लो। देखो तुम लोगों को ये तो कंफर्म है ना, तुम लोगों को ये तो कंफर्म है ना कि भाई जो सेमी वेरिएबल है उसका मतलब है कि अगर कॉस्ट में वेरिएबल वाला कंपोनेंट भी हो और फिक्स वाला कंपोनेंट भी हो, ये दोनों कंपोनेंट्स हो, तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं सेमी वेरिएबल है। और इसका जो बेसिक लेवल ग्राफ है वो तुमने ये बनाया था, ये, यानी हमने उसमें कहा था कि ये जो नीचे वाला पार्ट है जो मैंने पढ़ाया हुआ है ये फिक्स कॉस्ट है और ऊपर वाला पार्ट वेरिएबल कॉस्ट है, और मैंने कहा ये सेमी वेरिएबल है, ऐसा ही था। ये तो तुम लोगों को मैंने बताया था। देखो लेकिन अगर मुझे ये बताओ, अगर कोई कोई ग्राफ इस तरह बने, पहले फिक्स फिर फिक्स और वेरिएबल, तो अगर देखा जाए तो इसके 3 कंपोनेंट है, एक ये वाला फिक्स, एक ये वाला फिक्स और एक ये वाला वेरिएबल। तो अगर इस ग्राफ को मैं बनाऊं तो ये ऐसे बन रहा है, इसके अंदर फिक्स भी कंपोनेंट आ रहा है और वेरिएबल भी, तो क्या इसको भी हम सेमी वेरिएबल का ग्राफ कह सकते हैं? क्योंकि फिक्स का कंपोनेंट भी है और वेरिएबल का भी है, चाहे इस तरह नहीं है, चाहे ट्रेंड इस तरह नहीं है, लेकिन देखो फिक्स वाला कंपोनेंट भी और वेरिएबल वाला भी है। इसी तरह अगर इस तरह हो, अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक चीज है, इसके अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट है, एक ये वाला फिक्स, एक ये वाला फिक्स और एक ये वेरिएबल। देखा जाए तो ये भी फिक्स भी है और वेरिएबल भी। हाँ बेसिक लेवल में कह रहा हूँ यही मैंने पढ़ाया, मैं मानता हूँ मैंने बेसिक लेवल यही पढ़ाया, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये कि ये ग्राफ्स हैं, ये भी किसी चीज के ग्राफ हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, हैं। तो ये कंपोनेंट है उसके अंदर फिक्स का भी और वेरिएबल का भी, तो जब कंपोनेंट है फिक्स वेरिएबल तो ये भी सेमी वेरिएबल बोल तो सकते हैं। सेमी वेरिएबल क्या है? तो सेमी वेरिएबल ही ना है, तो यही ना कि फिक्स भी आ रहा है वेरिएबल भी आ रहा है, तो होगा तो सेमी वेरिएबल ही। हाँ बेसिक लेवल जो मैंने तुम लोगों को बताया है वही, लेकिन ये भी सेमी वेरिएबल के ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द क्वेश्चन तुम लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि ये सेमी वेरिएबल के ग्राफ है। अब मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से ग्राफ सेमी वेरिएबल के हैं और कौन सी ऑप्शन होगी ए बी सी डी में से? 1 2 3 4 सारे होंगे, कौन कौन से होंगे? देखो जरा गौर से देखो। सबने बताना है, सबने। सबने बताना है, सबने 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 बताना है। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों से लिखा नहीं जाता, कोई हाथ वाथ कोई मतलब तंग करते हैं, कोई हाथ में इतनी जान नहीं है, कोई नहीं भाई के कान ठीक है, यू कैन स्पीक बट टेल द आंसर। ठीक है, बोला करो साथ साथ यार, लिखा करो आंसर। अगर तुम लोगों ने नहीं लिखा तो लिखो आंसर साथ साथ। ठीक है, सिर्फ एक दो मुझे बता रहे हैं, बाकी नहीं बता रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी आंसर होगा 1 3 एंड 4। जो ये है, ये ग्राफ 2 जो है ये वेरिएबल का ग्राफ है। अच्छा इसमें से मुझे बताओ स्टेप फिक्स कोस्ट का कौन सा ग्राफ है? स्टेप फिक्स कोस्ट का, स्टेप फिक्स कोस्ट का कौन सा ग्राफ है इसमें से? सबने बताना है स्टेप फिक्स कोस्ट का कौन सा ग्राफ है। बिल्कुल, जो पहला ग्राफ है ग्राफ 1, वो किसका ग्राफ है? स्टेप फिक्स। अच्छा उन्होंने सीधी बड़ी लाइन नहीं लगाई हुई दरमियान में, तो टेंशन नहीं लेनी। वो लाइन वैसे ही मैंने समझाने के लिए लगाई होती है, होता यही है कि एक फिर दूसरा फिर तीसरा, दरमियान वाली लाइन हो ना हो इट डजेंट मैटर। ठीक है, जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है। ये वाला छोड़ो, ये अभी नहीं करना।
ये किसका ग्राफ है? ये वाला। वैसे बताओ ये किसका ग्राफ है? हाँ भाई, तुम लोगों का फेवरेट ग्राफ आ गया। तुम लोगों का फेवरेट ग्राफ आ गया, बताओ किसका ग्राफ है? हाँ ऐसा मैंने लेक्चर तो दिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि किसका ग्राफ है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, बी आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, 2.2 मैं भी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ अभी। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब एक ट्रिक है वो बताता हूँ, ठीक है। 2.21 पे आओ। तुम लोगों ने मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस कुड बी अप्लाइड to the cost of raw materials used by the company in the manufacturing of its range of the product। वो पता क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल लेके आते हैं, इन सब में से वो उसकी कौन सी खासियत है? पहली चीज, मटेरियल डायरेक्ट होता है। बताओ वन होगा कि नहीं होगा? मटेरियल डायरेक्ट होता है, जो रॉ मटेरियल आता है क्या वो डायरेक्ट होता है? अगर होता है तो यस लिखो जरा। मटेरियल डायरेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, मटेरियल क्या फिक्स होता है? नूर मटेरियल फिक्स होता है? नूर जरा बताना, तो फिर टू क्यों बोला? टू क्यों बोला आपने कि अगर मटेरियल फिक्स होता है तो? इस वजह से मटेरियल फिक्स नहीं होता, मटेरियल वेरिएबल होता है। डायरेक्ट होता है और वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट होती ही वेरिएबल है, ठीक है। पहला वन तो है हमारे पास। अच्छा, अच्छा, थ्री में लिखा हुआ है पीरियड। हम अभी अगर चौथे चैप्टर में एब्जॉर्प्शनल मार्जिन में जाके पीरियड कॉस्ट पढ़ेंगे। पीरियड का दूसरा मतलब होता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर कभी पीरियड कॉस्ट नजर आए, इसका मतलब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो क्या मटेरियल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है? बताओ, मटेरियल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है? बस ये बताओ। प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास क्या आंसर आएगा? 1 और 4, क्योंकि मटेरियल डायरेक्ट भी है और मटेरियल प्रोडक्शन भी है। ना मटेरियल फिक्स है, ना मटेरियल पीरियड यानी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो इसका 1 और 4 बी आंसर होगा 2.21 का। सबको क्लियर है? 2.21 जरा यस लिखो एक मरतबा। जो मैं एमसीक्यू छुड़वा रहा हूँ ना, उसमें से कुछ मैंने करवाने हैं, ठीक है, कुछ मैंने करवाने हैं, और कुछ अगले चैप्टर से रिलेटेड है, तो टेंशन ही नहीं, करवाऊंगा मैं सारे। 2.24 में वो कह रहा है, हाँ, a small engineering company that makes generators specifically to the customer's own design has had to purchase some special tools for particular job। The tool will have no further use। मुझे बताओ, स्पेशल टूल अगर किसी काम के लिए लिया जा रहा है तो ये कौन सी कोस्ट होगी? स्पेशल टूल कौन सी कोस्ट है? स्पेशल टूल्स, डिजाइन टूल्स, बताओ भैया। अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी किया था। बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस है, डी आंसर होगा। इससे अगले वाला मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चैप्टर है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू है, ये भी नहीं करना और क्वेश्चन से भी नहीं करना। जहां तक हमारे एमसीक्यूज हो गए हैं, बस एक केस हमारा रह गया हुआ है, एक केस रह गया हुआ जो मैंने आज करवाना है। वो एमसीक्यू जो ऊपर आया था, दो किस्म के एमसीक्यू, दो एमसीक्यू थे, एक टाइप के, वो मैंने करवाने हैं। इधर ये बोले 2.11, ये वाला 2.20, ये हमने करना है, ठीक है। अच्छा देखो, 2.20 में वो पता क्या कह रहा है? 2.20 में वो कह रहा है, 2.20 में वो कह रहा है कि a particular cost is fixed in total for a period। कह रहा है कॉस्ट है, पर्टिकुलर कॉस्ट कोई भी कॉस्ट है जो फिक्स है इन टोटल, यानी उसकी नेचर क्या है? फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिडक्शन इन एक्टिविटी ऑफ 50%। वो कह रहा है कि अगर हमारे एक्टिविटी में, यानी यूनिट्स जो मैंने बताया हुआ है लेक्चर के अंदर, एक्टिविटी यूनिट्स बात एक की है।
अगर उसमें 50% डिक्रीज आ जाता है, रिडक्शन आ जाती है, तो उसके कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई कॉस्ट टोटल है। अब उसने हमें ना यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं दिया, ऐसा ही है, उसने हमें यहाँ पे कोई डाटा दिया ना, उसने कोई डाटा नहीं दिया जिसे हम डाटा के थ्रू निकाल सकें। अब उसने जो क्वेश्चन दिया है वो मैं यहाँ पे उसको ना एक्सप्लेन करता हूँ, फिर करवाता हूँ कि करना किस तरह, अगर कभी पेपर में इस तरह का आ जाए। देखो वो कह रहा है एक कॉस्ट है जो नेचर जिसकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। टोटल में फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब वो कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है कि अगर वो फिक्स कॉस्ट है, माना वो फिक्स कॉस्ट है, अब वो उसके बाद कह रहा है कि अगर एक्टिविटी यानी यूनिट्स डिक्रीज करते हैं बाय 50%, अगर यूनिट्स डिक्रीज करते हैं बाय 50%, तो क्या फर्क आएगा किस पे, क्या फर्क आएगा किस पे, कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क आएगा, ये पूछ रहा है बेसिकली। पूरी बात उसने ये लिखी है। अब कभी भी इस टाइप का सवाल है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल से रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड है, आपने क्या करना है, इसके अंदर ना आपने खुद एग्जांपल बनानी है, अपना उस्ताद खुद ही बनना है और खुद ही एग्जांपल बनानी है अपनी तरफ से। मैंने अपनी तरफ से सोचा, मैंने कहा अच्छा सर ने तो मुझे बताया हुआ कि फिक्स कॉस्ट की जो एग्जांपल है वो रेंट है, मैंने क्वेश्चन में रेंट बताई हुई है ना टॉपिक में। आप लोगों ने अपनी तरफ से फॉर एग्जाम्पल रेंट कंसिडर कर लिया 50,000, अच्छा ये मैंने कोई पहले से सोचा नहीं हूँ, अपनी मर्जी से कर लिया, अभी मेरे जहन में आया 50,000, कभी मैं 1 लाख के थ्रू आया तो कभी 50,000 के थ्रू, ताकि आप लोगों ने भी अपनी मर्जी से करना है। रेंट मैंने अपने से कंसिडर कर लिया 50,000 रुपया है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ये केस जो ये वाला केस उसने दिया ना, ये मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपनी एग्जाम्पल बना लूँ, ठीक है। एक एक्टिविटी का कॉलम होता है, एक टोटल कॉस्ट का कॉलम होता है और एक कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम होता है। ये बात जिन्होंने लेक्चर देखा उनको पता है, बिल्कुल पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा पहले वो देखना, फिर समझ आएगी। अब एक्टिविटी में, एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल, आपने भी अभी टोटल कॉस्ट कंसीडर की कि हमने इसको 50,000 ही रखना है, रेंट हमारे पास 50,000 ही रहेगा, किसी भी एक्टिविटी लेवल पे देख लो 50,000 ही रहेगा, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने खुद ही कंसीडर कर लिया। अब एक्टिविटी लेवल जो मर्जी हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, ठीक है, मैंने ये कंसीडर करना है कि रेंट जो है ना वो 50,000 ही रहेगा, ठीक है। जब 100 यूनिट्स मैंने बनाए, जब 100 यूनिट्स मैंने बनाए, उस वक्त मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपए, उस वक्त मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपए। यहाँ तक आपने ना अपनी एग्जाम्पल बना ली कि यार 50,000 रेंट और 100 एक्टिविटी लेवल है। अब क्या करना है, अब आपने जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज दी है उसको अप्लाई कर देना है, इस केस के इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई किस तरह करना है, देखो, एक्टिविटी डिक्रीज बाय 50%, एक्टिविटी कितने से डिक्रीज हो रही है, 50% से डिक्रीज हो रही है। आप क्या करो, आप एक्टिविटी को 50% से डिक्रीज कर दो, इस एक्टिविटी को 50% से तुम लोग डिक्रीज कर दो। जब तुम लोग इस एक्टिविटी को 50% से डिक्रीज कर दोगे, तो तुम लोग उसके मुताबिक देखोगे कि क्या हिसाब किताब है कोर्स का। तो एक्टिविटी ये जो 100 यूनिट्स है, इसका 50% डिक्रीज करने का मतलब ये है, 50% अगर डिक्रीज करना है तो किस तरह करोगे, तुम लोग क्या करोगे, 100 का लोगे पहले 50% और वो उसमें से माइनस कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना। अब मैंने 100 का जब 50% लिया, 50% डिक्रीज करना तो यही मतलब है ना कि 50% निकालोगे फिर उसको माइनस कर दोगे। ये आ गया 50 यूनिट्स, तो मैंने 100 में से 50 को माइनस किया, यानी 100 में से 50 को माइनस किया, तो बाकी मेरे पास कितने रह गए, 50, बाकी 50 रह गए। ये मतलब क्या हुआ है कि मैंने 100 जो पहले मेरे पास यूनिट्स थे उसके मुताबिक मैंने 50,000 रखी हुई थी कॉस्ट, उसमें 50% जब डिक्रीज कर दिया तो क्या आंसर आ गया, 50 आ गया। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, जहां तक मैंने करवाया, अभी मैंने पूरा नहीं करवाया, यहाँ तक जहां तक मैंने परसेंटेज कम करवाना सिखाई है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बताओ, सबने बताना है, सबने। उमर आप बताओ, नूर फातिमा और फातिमा आप भी बताओ, और जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ लेक्चर लो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताते हो, मुझे एक बात बताओ जरा, जरा गौर से। जब तुम लोगों ने 100 यूनिट्स बनाए थे 50,000 कॉस्ट थी, क्योंकि टोटल रेंट था 50,000 रुपए, जब तुम लोग 50 यूनिट्स बनाओगे तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 100 बनाए थे तो 50,000, 50 बनाओगे तो कितनी होगी, बताओ भाई शहजादो, उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई, उठ जाओ। अच्छा, ऐसा ने कहा कि 50 पे भी 50,000 होगी, यानी 50 यूनिट में होगी तब भी 50,000 होगी। बाकी बताओ जरा, बाकी बताओ सब।
चलो मुझे सिर्फ ये बता दो, 2 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा अतः मुझे ये बताओ कि जब तुम 100 यूनिट्स बना रहे थे, तुम फैक्ट्री का रेंट दे रहे थे 50,000। अब तुमने 50 यूनिट बनाए हैं, तो फैक्ट्री का रेंट डबल दोगे? है भैया था, फैक्ट्री का रेंट डबल दोगे? अगर तुम लोग 100 से 50 यूनिट बनाने आ जाओगे, तो क्या फैक्ट्री का रेंट डबल कर दोगे, 2 टाइम कर दोगे? अच्छा, नून ने कहा 25,000। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ना कोई तो 25,000 बोले, और बोल ही दिया नून ने। नून मेरी बात सुनो, तुम एक फॉर एग्जाम्पल रेंट के घर पे रह रही हो, और रेंट है उसका 50,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपया तुम रेंट दे रहे हो, ठीक है? तुम उस घर में रह रहे हो या नहीं रह रहे, या आधा महीना रह रहे हो? क्या तुम लोगों का जो मालिक जो रेंट लेने आएगा, वो ये कहेगा कि तुम तो आधा महीना रहे हो, तुम मुझे 25,000 दे दो? तुम आधा महीना रहे हो, तुम 25,000 दे दो, 50,000 ना दो, ऐसा होगा? बताओ भाई नूर। हाँ, ये फिक्स कॉस्ट है। आप चाहे 100 यूनिट्स बनाओ, चाहे 50 बनाओ, चाहे 200 बनाओ, चाहे क्या कहते हैं, तुम लोग जितनी मर्जी यूनिट्स बनाओ, टोटल के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर रेंट अगर 50,000 है, तो वो 50,000 ही रहेगा हर सूरत। चाहे तुम लोगों ने यूनिट्स बनाए या नहीं बनाए। मैं कहता हूँ मैंने कोई यूनिट नहीं बनाए, तब क्या रेंट होगा? 50,000 ही रेंट होगा। तब कौन सा कोई रेंट में कोई फर्क आ जाना है? तो रेंट जो है उसका ये ताल्लुक है कि भाई आप जितने मर्जी यूनिट बनाओ तो वो सेम रहेगा। लेकिन उसने हमसे सवाल में जो चीज पूछी है वो क्या है? वो कह रहा है एक्टिविटी इतने डिग्रीज हो गई, मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा? उसने ये नहीं पूछा टोटल कॉस्ट पे। अगर वो कहता ना टोटल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, हम ऐसे कह रहे थे वो तो सेम रहेगी चाहे जो मर्जी हो, हमें ये करने की जरूरत भी नहीं थी। अभी वो पूछा कॉस्ट पर यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? अगर हम देखें कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट को यूनिट्स पर डिवाइड करके। 50,000 डिवाइड बाय 100, 500। 50,000 डिवाइड बाय 50,000। तुम लोग देख रहे हो कि जिस वक्त एक्टिविटी डिक्रीज हुई है फिक्स कॉस्ट के लिहाज से, तो तुम लोगों की कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई भाई, इंक्रीज हो गई। अब आओ जरा सवाल के अंदर, सवाल के अंदर आओ। वो कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, इंक्रीज। लेकिन हम, एक मसला आ गया, उसने सिर्फ ये नहीं पूछा इंक्रीज, उसने पूछा इंक्रीज बाय इतने परसेंट। हमें ये नहीं पता कितने परसेंट से, अभी तक नहीं पता ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 50%, यहाँ लिखा हुआ कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 100%, ये लिखा हुआ रिड्यूसेस। बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट इज अनचेंज यानी सेम, ये भी नहीं है। या तो तुम लोगों के पास सी है, या तुम लोगों के पास ए है, या सी है या ए है। अब सी है या ए है, इसमें से कैसे पता चलेगा भाई 50% इंक्रीज हुई है 100%? इसके लिए भी भैया आपको सिखाता है ट्रिक। गौर से सुनना, गौर से, गौर से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, गौर से सुनना। अगर तुम लोगों ने दो वैल्यूज के दरमियान परसेंटेज में फर्क निकालना है, जैसे तुम लोग चाहते हो कि मुझे पता चल जाए कि यार इसके अंदर जो चेंज आया वो कितने परसेंट आया, ये तो पता है इंक्रीज आया, ये तो पता है कि इंक्रीज आया, लेकिन परसेंटेज कितनी है वो नहीं पता चल रही, ठीक है? तो वो किसका तुम लोग निकालोगे? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब तुम लोगों को परसेंटेज चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आज ये याद कर लो, पूरे एसीसी में इस्तेमाल होगा, ये हर जगह इस्तेमाल होता है कि यार परसेंटेज चेंज निकालना है। किस तरह निकालोगे? देखो, अब इसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू, यानी जो बाद वाली वैल्यू है, माइनस ओल्ड वैल्यू, जहां से तुम लोगों ने जिसके मुताबिक तुम लोगों ने चेंज देखना है, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। मुझे एक बात बताओ, न्यू वैल्यू क्या है? मुझे न्यू वैल्यू का बताओ, न्यू वैल्यू कितनी है? न्यू वैल्यू कितनी है? न्यू वैल्यू इन दोनों वैल्यूज में से, 500 और 1000 में से न्यू वैल्यू कौन सी है? सबने बताना है। बाद वाली वैल्यू कौन सी है? सबने बताना है, सबने, बस सबने बताना है, सब एक्टिव रहो, सबने बताना है। 1000 है, ठीक है? न्यू वैल्यू, बाद वाली वैल्यू 1000 है। और ओल्ड वैल्यू कौन सी है जरा बताओ? ओल्ड वैल्यू 500, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू 500 इंटू 100। जरा देखते हैं कितने परसेंट चेंज आया। 1000 माइनस 500, ऊपर 500, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। 500 डिवाइड बाय 500 1, या आंसर आ गया परसेंट में 100%।
यानी इसका जो फर्क है वो कितना है 100%। और खुद ही देखो 100% इंक्रीज हो रहा है ना, डबल ही हो रहा है ना। अगर कोई चीज डबल होती है इसका मतलब वो 100% इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो 100% इंक्रीज आया है। ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि अभी तो हमें वैसे देखने में लग रहा है 100%, लेकिन कल को ऊपर वाली वैल्यू 500 हो, नीचे वाली 700 750 हो या 730 हो, फिर कैसे निकालते। इस वजह से फॉर्मूला याद रखना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। ठीक है, और तुम लोग ठक करके जाके यहाँ पे आंसर निकाल के कहोगे हाँ यार इसका आंसर क्या है, सी है। बताओ मुझे यहाँ तक तुम सबको आज का जितने मैंने एमसीक्यूज कराए क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। अगर आज का सारा ये क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। टोटली क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है। देखो मैंने इसके अलावा भी मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास मैंने प्रैक्टिस वगैरह अपलोड की इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। और उसके आगे मैं लिख दूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा कि ये आप लोगों ने खुद देखनी है। मतलब लिख दूंगा कि ये रिकॉर्डेड है, इट इज नॉट डिस्कस्ड इन लाइव क्लास। ये आप लोगों ने वहां देखनी है, वहां पे भी देखना है तुम लोगों ने। जिन लोगों ने मेरे वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया हुआ और डायरेक्टली लेक्चर ले रहे हो, वो याद रखो वेबसाइट पे रजिस्टर करवा लो। रजिस्टर करवाओगे तुम लोगों के साथ इजीली तुम लोगों को सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा। वेबसाइट भाई की सुन लो, भाई के इदारे की वेबसाइट सुन लो। ड्रॉ में जाके वेबसाइट जरा रेड रंग से लिखूंगा मैं। www.accountancyhub.net पे जाओगे। उसके बाद जैसे तुम लोग यहाँ जाओगे, तुम लोग के सामने सामने ही ना एक पोर्टल खुलेगा। ठीक है, वो जब पोर्टल तुम लोगों के सामने खुलेगा ना, उसके बाद क्या होगा, तुम लोगों को वहां से जो है ना, एक मिनट बल्कि ना, तुम लोगों को शो हो रही है स्क्रीन, ये देख रहे हो? तुम लोगों के सामने अकाउंटेंसी की वेबसाइट शो हो रही है, बताओ सब, सबको शो हो रहा है? हाँ भाई बताओ। अच्छा, तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने यहाँ जाना है, ये देखो, ये एक लॉगिन का ऑप्शन है, एक साइन अप का है। तुम लोगों ने साइन अप क्लिक करना है, यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन देके रजिस्टर करवा लेना है और लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉग इन करोगे कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज को क्लिक किया, कोर्सेज में गए, ये नीचे कोर्सेज आ गए, इसमें ये ACCA MA जो ये वाला बैच है ना, जून बैच, इसको तुम लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जैसे तुम लोगों ने आओगे, यहाँ पे एनरोल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो आ रहा है एनरोल नाउ का ऑप्शन। वेट अ मिनट, ये देखो ये वाला, इसको एनरोल नाउ करोगे, तुम लोग एनरोल हो जाओगे। ये सारे साइड पे देख लो, सारे पार्ट्स है, सारे चैप्टर्स है। यहाँ तुम लोगों ने लेक्चर्स को एक्सेस करनी है, सारे लेक्चर्स यहीं पे आएंगे। ठीक है, बाकी तुम लोग कर लेना। अब बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल, कोई इशू हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज।